नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरडी बोर्ड क्लासेज पर। आरडी बोर्ड क्लासेज की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10th क्लास पास की है। सबसे पहले आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने 10th बोर्ड क्लास को यहाँ पर पास करके आप 11th क्लास में आ रहे हैं और हम आपका स्वागत कर रहे हैं साइंस की फैकल्टी के रूप में। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि 10th स्टूडेंट जो होता है वो 10th पास करने के बाद उसके दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। वो चाहता है कि मैं किस लाइन में जाऊं, उसके बहुत बड़े सपने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप बगैर किसी दबाव में स्वेच्छा से अपनी जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसकी ओर अग्रसर हों। और अगर आप तरक्की ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमारी साइंस फैकल्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि 10th क्लास पास करने के बाद अगर आप हमारी साइंस फैकल्टी में आते हो, अर्थात साइंस स्ट्रीम अगर आप लेते हो, तो इसके अंतर्गत आपको दो प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर हमने दे रखी है। एक अपन का पीसीएम है और एक अपन का पीसीवी है। पीसीएम का मतलब है प्यारे मित्रों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। कहने का मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित शास्त्र। उसके अलावा पीसीबी के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अर्थात भौतिक, रसायन और यहाँ पर आपका जीव विज्ञान। तो ये दो व्यवस्था हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं आपके अपने स्कूल राजेश पायलट शेरगढ़ बयाना में। तो आप यहाँ पर आइए, हमारे साथ मिलकर के आप अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक ले जाइए। हम यहाँ पर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। वहीं आशीष सिंगल सर जो हैं वो आपके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, अंकित जिंदल सर हैं वो आपके लिए फिजिक्स पढ़ाएंगे और मैं राधे श्याम आपके लिए पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको मैं अच्छे से धीरे धीरे करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया साइंस के अंतर्गत आपको पीसीएम और पीसीबी दोनों सब्जेक्ट लेने की व्यवस्था है। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो पीसीएम ले सकते हैं, अगर आप विज्ञान में अच्छे हैं तो आप पीसीबी ले सकते हैं और दोनों में आप अच्छी तरक्की करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो बात हो गई आपके साइंस लेने की। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो रसायन विज्ञान है उसकी कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो रसायन विज्ञान है उसकी मूल अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, आपको पता है रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। आप सुबह टूथपेस्ट कीजिए और शाम को खाना खाने तक आपको हर प्रत्येक चीज में रसायन विज्ञान जरूर मिलेगी। कहने का मतलब हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। इसी प्रकार से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके अंतर्गत, चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। रसायन विज्ञान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रसायन शास्त्र है, अर्थात एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में विस्तार से पढ़ा जाता है और इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में रसायनों का बहुत प्रयोग है। आप जानते हैं कि जो कीटनाशक वगैरह होते हैं वो सब रसायन से बनते हैं और उनका छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो युद्ध के क्षेत्र में भी इनका उपयोग खूब किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन बम बनाने के लिए, एटम बम बनाने के लिए, इन सब के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है। विषैली गैसों का निर्माण करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कई नई चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे बहुलक के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको बारीकी से बताएंगे। कहने का मतलब जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और अंत तक आपके प्रिपरेशन को एक मजबूत स्तंभ की ओर हम लेकर के जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ऑन कर लें, अर्थात घंटे वाला जो बटन है उसको जरूर दबा दें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए। तो प्यारे मित्रों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कुछ मूल अवधारणा है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर केमिस्ट्री की मूल अवधारणाओं के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत जो पहला शब्द आता है प्यारे दोस्तों वो आता है द्रव्य। द्रव्य देखना दोस्तों, ये वाला द्रव्य है, ये द्रव्य और एक द्रव्य ये होता है, इन दोनों में अंतर होता है। इस द्रव्य का मतलब होता है प्यारे दोस्तों पदार्थ
और इस द्रव्य का मतलब है ये पदार्थ की एक अवस्था है। ठीक है ना प्यारे मित्रों, आपको और ढंग से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम इस वाले द्रव्य की बात करेंगे जिसका दूसरा नाम क्या होता है, पदार्थ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये द्रव्य होता क्या है, पदार्थ होता क्या है, हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज पदार्थ है या नहीं है, इस प्रकृति में कौन कौन सी चीज पदार्थ के रूप में है। तो आपको मैं बता देता हूं, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और साथ में उसका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों, पदार्थ कहलाती है, अर्थात द्रव्य कहलाती है। आपको अच्छे से समझना है, कोई भी वस्तु अगर स्थान घेरती है, उसका द्रव्यमान है, तो वो वस्तु होगी द्रव्य, अर्थात क्या होगी, पदार्थ। आगे बात समझ में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मार्कर है, ये जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा, बिल्कुल घेरेगा। इसका द्रव्यमान होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, पानी ले लीजिए, किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, आप गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, जितनी भी चीजें हैं ये सभी स्थान भी घेरती हैं और इनका द्रव्यमान भी होता है। इसलिए ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। आगे प्यारे दोस्तों समझ में कि द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। द्रव्य को ही पदार्थ बोलते हैं और ये जो द्रव्य होता है ये पदार्थ होता है। और पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ होता है जो वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान भी होता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब आधुनिक जो केमिस्ट्री है, जिसे अपन मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं, आधुनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। बिल्कुल आपने सही सुना है, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है और उन दोनों भागों को मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता देता हूं। एक तो अपन द्रव्यों को भौतिक आधार पर बांट सकते हैं, जिनका भौतिक वर्गीकरण जिसे अपन बोल सकते हैं, और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण अगर अपन बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें अगर पदार्थ की, तो उसको दो तरह से बांटा गया है। तो यहाँ पर दो जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं उसको भी आप ध्यान से सुने प्यारे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो द्रव्य होता है पदार्थ, इसका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से है। एक आपका भौतिक वर्गीकरण है और दूसरा है आपका रसायन वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के साथ साथ रसायन जो वर्गीकरण है, उन दोनों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, किस प्रकार से इनको बांटा गया है। ये आधुनिक केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री के अंतर्गत ये बताया गया है। तो जो भौतिक वर्गीकरण होता है प्यारे दोस्तों, इसको तीन भागों में बांटा गया है। वैसे 5 भाग होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे पास कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है प्यारे बच्चों द्रव अवस्था, और तीसरा है प्यारे बच्चों गैसीय अवस्था या गैस अवस्था। अगर अपन 5 की बात करें तो एक प्लाज्मा और एक बीईसी भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन उनका कोई आगे जाकर ज्यादा विस्तार नहीं है, उनके बारे में ज्यादा बताया आगे नहीं है, अभी तक उनका ज्यादा यहाँ पर उपयोग भी नहीं है। एज ए वो रसायनज्ञों के लिए एक कॉन्सेप्ट मात्र है जिस पर अध्ययन अभी जारी है, और जो भी चीज निकल के सामने आएगी तो आगे आपको पढ़ा दी जाएगी। रसायन वर्गीकरण की बात की जाए तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल आपने सही सुना है, अगर रसायन के रूप में देखा जाए तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, और वो 2 भाग हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, एक है आपका शुद्ध पदार्थ और एक है मिश्रण। आगे इनको भी कई भागों में बांट दिया गया है, शुद्ध पदार्थ हो या मिश्रण हो, इनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अगर शुद्ध पदार्थ की बात करें तो तत्व और यौगिक के रूप में इनको बांट दिया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और अगर मिश्रण की बात की जाए तो इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत। तो ये तो यहाँ पर आपका जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, उसका वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का। अब मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार से हुआ है, वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रसायन वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत 3 आते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। रसायन वर्गीकरण के अंतर्गत 2 आते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को आगे 2 भागों में तत्व और यौगिक के अंतर्गत बांटा गया है, और मिश्रण को सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के रूप में बांटा गया है। इसको आप एक बार लिख लें, इस वर्गीकरण को आप एक बार अच्छे से लिख लें। प्यारे बच्चों, आपने लिख लिया होगा। अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो भौतिक वर्गीकरण की बात करेंगे, और उसके बाद रासायनिक जो वर्गीकरण है
उसके बारे में बात करेंगे। ये पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण और ये पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। अब हम आपको भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला आता है वो आती है ठोस अवस्था। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों तो हम बात करेंगे किसकी? ठोस अवस्था की। तो मैं आपको बता देता हूं कि ठोस अवस्था जो होगी उसके अंतर्गत जैसे कोई भी पदार्थ है, पदार्थ मिलकर बनता है अवयवी कणों से। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अवयवी कणों से मिलकर के क्या बनता है? पदार्थ। अवयवी कण का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन। अगर इनमें से कोई भी चीज है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? अवयवी कण बोल सकते हैं। ये सारी चीजें आप एक एक करके समझते चलें, 12th क्लास में भी आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी अवयवी कण। ठीक है, तो ठोस अवस्था है अणु, परमाणु या आयन, ये अवयवी कण कहलाते हैं। तो जो ठोस अवस्था होती है उसके अंतर्गत जो अवयवी कण है वो बहुत पास पास होते हैं। कहने का मतलब वो बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं एक दूसरे के। और ये जो अवयवी कण होते हैं ये आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं एक दूसरे से और मजबूती से जुड़े रहते हैं। और अवयवी कण पास पास होने के कारण इनकी जो अवस्था होती है वो ठोस अवस्था होती है। जबकि अगर अपन द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जबकि गैसीय अवस्था में ये अवयवी कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। कहने का मतलब इस चीज को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि अवयवी कण अगर एक दूसरे से इस प्रकार से टच में हैं, बहुत नजदीक नजदीक हैं, तो ये निर्माण करेगा किसका? ठोस का। आगे बात समझ में? प्यारे बच्चों, ये ठोस अवस्था है और ठोस अवस्था के अंतर्गत जो अवयवी कण हैं ये एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं। ये यहां पर देख सकते हो आप, ये एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। अर्थात ठोस अवस्था के अंतर्गत जो अवयवी कण हैं इनके मध्य दूरी बिल्कुल बहुत कम होती है और अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ना के बराबर इनके मध्य दूरी होती है। और ये जो अवयवी कण हैं मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ठोस अवस्था का निर्माण करते हैं। अगर इन्हीं अवयवी कणों को हम इस प्रकार से दूर दूर कर दें तो ये अपन के अवयवी कण दूर दूर होने की वजह से जो अवस्था होगी वो कौन सी हो जाएगी? द्रव अवस्था। जबकि और ज्यादा दूर कर दिया जाए तो इनकी अवस्था हो जाती है प्यारे दोस्तों गैस अवस्था। आगे बात समझ में? तो अवयवी कण जितने नजदीक होंगे ठोस अवस्था, दूर दूर होंगे गैस अवस्था, द्रव अवस्था, और उससे भी ज्यादा दूर होंगे तो गैसीय अवस्था हो जाएगी। अब ठोस जो होता है इसके गुण की अगर बात की जाए तो इसके जो आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहां पर सुन लें कि जो ठोस होते हैं उनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। उसका कारण क्यों है दोस्तों? जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मार्कर है, ये ठोस है, आप देखिए ये आकार इसका बिगड़ रहा है क्या? आप कभी भी इसको देखिए इसका आकार सेम रहेगा। कहने का मतलब इसका आकार निश्चित रहेगा। बेलनाकार है ये तो बेलनाकार ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये शंकु में बदल जाए या फिर आपके गोला में बदल जाए। ये बेलनाकार है तो आपको बेलनाकार ही मिलेगा। आगे बात समझ में? इसका आकार क्या हो गया? निश्चित। आयतन ये देखिए अब इस इतनी जगह घेर रहा है, आप इसे कहीं भी रखिए ये इतनी ही जगह घेरेगा। कहने का मतलब इसका जो आयतन होगा, जो भी आयतन इसका होगा वो आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। कहने का मतलब ठोस अवस्था के अंतर्गत जो ठोस होते हैं उनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, इनके अवयवी कण पास पास होते हैं और ये जो अवयवी कण हैं ये अंतरा अणुक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वही बात करें द्रव के अंतर्गत तो द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। जी हाँ दोस्तों, द्रव जो होता है उसका आकार अनिश्चित होता है। उसका आकार अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं इस पेन के अंदर द्रव भर दूंगा तो वो बेलन का आकार ले लेगा। आगे बात समझ में? अगर मैंने उसको किसी भी गिलास के अंदर रख दिया तो गिलास का आकार ले लेगा, बोतल के अंदर डाला तो बोतल का आकार ले लेगा, नीचे अगर अपन उसको डालेंगे तो वो फैल जाएगा और जिस जगह तक वो फैलेगा उस जगह का वो आकार ले लेगा। कहने का मतलब आकार बार बार चेंज हो रहा है। तो जो द्रव होता है उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आगे बात समझ में? अच्छे से आपको समझना है, जो द्रव होगा उसका आकार अनिश्चित होगा, ये बात आपको समझनी है। तो कहने का मतलब द्रव का आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। अगर बात की जाए द्रव के आयतन की तो आप यहां से समझिए, द्रव का जो आयतन है, अगर मैं इस द्रव को
इसके अंदर डालूंगा तो इसका आयतन ले लेगा, गिलास के अंदर डालूंगा तो गिलास का आयतन हो जाएगा, और किसी चीज के अंदर डालेंगे तो आयतन उसी प्रकार का हो जाएगा। इसलिए इनका जो आयतन होता है द्रव का वो होता है दोस्तों निश्चित। आयतन निश्चित होगा और आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। किसका, द्रव का। आगे बात समझ में। अब बात कर लेते हैं गैसीय अवस्था की। तो गैसीय अवस्था के अंतर्गत ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, अनिश्चित होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ठोस के अंतर्गत जैसे मार्कर हो गया, किताब हो गया, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, पत्थर हो गया, पंखा हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख रहे हो, वो सारे एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, ठोस के। अगर द्रव की बात की जाए तो जल हो गया, जल जो है वो द्रव का एक तरह से उदाहरण हो गया। जल हो गया, तेल हो गया। कहने का मतलब जो द्रव्य अवस्था में मिलते हैं पदार्थ वो सब क्या होंगे, द्रव होंगे। गैस की बात की जाए तो हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, है ना, नाइट्रोजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये सभी गैस के उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब ये बात हो गई अपन के भौतिक वर्गीकरण की। तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था मैंने बताई। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत समझ में आया होगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंतर्गत बता देता हूं प्यारे दोस्तों। ये सामान्य प्रक्रिया थी, सामान्य चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये सामान्य चीजें आपके समझ में पहले से आ रही होंगी, आपने कहीं ना कहीं इनको पहले भी पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी हमारा बताने का फर्ज होता है, इसलिए हम आपको सारी चीजें इसी प्रकार से बताते चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं प्यारे दोस्तों कि ठोस, द्रव और गैस ये होते हैं, ये एक दूसरे में अंतःक्रिया द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उल्टा भी सही है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव है जो किस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में। तो वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है इसके द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हो। ठोस, द्रव और गैस, अच्छे से समझना। अगर ठोस को मैंने गर्म किया तो ये किसके अंतर्गत बदल जाएगा, द्रव के अंतर्गत। और द्रव को मैंने गर्म किया तो ये किसके अंतर्गत बदल जाएगा दोस्तों, गैस के अंतर्गत। अगर मैं गैस को ठंडा करता हूं तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव को मैं ठंडा करूंगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस, ये एक दूसरे में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ताप कहने का मतलब ताप बढ़ाने पर, गर्म करने पर ठोस द्रव में, द्रव गैस में। इसको ठंडा करने पर द्रव जो गैस जो होगा वो द्रव में, और द्रव जो होगी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, ठोस के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये तो बात हो गई भौतिक वर्गीकरण की। अब बात कर लेते हैं जो रासायनिक वर्गीकरण है पदार्थों का, जो अपन के द्रव्य हैं उनका रासायनिक जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है उसके बारे में आप अध्ययन कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए जो रासायनिक वर्गीकरण है तत्पदार्थों का वो निम्न प्रकार से है, दो प्रकार से है। जैसे शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। लेकिन उससे पहले हमको जानना होगा कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जी हां दोस्तों, शुद्ध पदार्थ वो होंगे जिन्हें किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वो सभी क्या होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, जल हो गया, गंधक हो गया, ये सारी चीज आपके किसके अंतर्गत आती हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। इनको किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा अन्य पदार्थ के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये सभी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ को बांट दिया गया है। अब अगर अपन बात करें तत्व की, तत्व को भी तीन भागों में बांट दिया गया है आगे चल के, जैसे धातु, अधातु और उपधातु के अंतर्गत। बात आई समझ में। कहने का मतलब एक एक चीज को हम आपके सामने क्लियर करते चलेंगे। तो शुद्ध पदार्थ की मैंने बात की, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत वो आएंगे जिनको किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा अन्य प्रक्रम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा हो जाएगी, वह पदार्थ शुद्ध कहलाता है जिसे किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सके। शुद्ध पदार्थों का जो संगठन होता है दोस्तों, शुद्ध पदार्थों का जो संगठन होता है वो निश्चित होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो शुद्ध पदार्थ हैं इनका जो संगठन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। संगठन इनका निश्चित होगा, कहने का मतलब इनका जो संगठन है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगर
मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसके अंतर्गत तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के अंतर्गत सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, जल हो गया, शर्करा, ग्लूकोज आदि इनके सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तत्व की एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो दोस्तों एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तत्व, और इसको आगे अन्य भागों में बांटा नहीं जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। कोई पदार्थ अगर एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है और उसे अन्य कणों में तोड़ा नहीं जा सकता हो, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ जिन्हें किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सके, तत्व कहलाते हैं। तत्व अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अणु कहने का मतलब जो तत्व होगा वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ पदार्थ होगा जिसे रासायनिक या भौतिक प्रक्रम के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता हो, क्या कहलाता है दोस्तों, आपका तत्व कहलाता है। और तत्व के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, गंधक आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। और ये जो हैं ये सब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। आगे बात समझें, जैसे हाइड्रोजन है H2 तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन O2 है, ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से गंधक S8 है तो वो सल्फर से मिलकर बना होता है। तो एक ही प्रकार के तत्वों से ये मिलकर बने होते हैं। अगर अपन आगे बात करें कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत आता है आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व हैं। अब तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है धातुएं। प्रत्येक चीज को आप याद करते चलें, चाहे तो आप साथ में लिखते चलें जिससे आगे आप भूल नहीं पाए। धातुएं जो होती हैं दोस्तों, इनकी धात्विक चमक होती है। ये विद्युत के या ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातुएं जो होती हैं इनकी क्या होती है, धात्विक चमक होती है। ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, सुचालक होते हैं। धातुएं जो विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सामान्यतः ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सामान्यतः ये कठोर होते हैं। और अगर अपन बात करें अपवाद के रूप में तो पारा जरूर कठोर नहीं होता है, इसका ये अपवाद है। गलनांक और क्वथनांक इनके उच्च होते हैं और आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। ठीक है ना, आघात वर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। कहने का मतलब आघात वर्धनीय से मतलब है अगर इनके ऊपर चोट मारी जाए तो ये टूटते नहीं है बल्कि बढ़ते चले जाते हैं। और तन्य का मतलब है तार के रूप में इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की इनकी व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों।